हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लास अगेन। कैसे हैं? आज आइए सब लोग बढ़िया तरीके से। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी 4 बजे हुई थी, देख लेंगे ज़रूर। और ये आपकी शाम की 5 बजे की क्लास हो रही है मैथ की। कल आपकी मैथ की क्लास परसेंट की हुई थी। आज मैंने एक नया चैप्टर लिया हुआ है जो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आपके सारे चैप्टर्स को कवर करवाएंगे, फिर डेली प्रैक्टिस सेट के बेस पे करवाएंगे ताकि चैप्टर भी कवर हो जाए, वरना पीछे के सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आगे वाले से थोड़ा कम भी बनते हैं कभी कभार। वो कभी कभार ऐसा होता है कि कभी आगे का दे देते हैं, कभी पीछे का दे देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। हम लोगों को मैथ पे वर्क करना है, इसलिए अब मैथ पे ज़्यादा फोर्स होगा, ताकि और भी लगभग मैंने करवा दिया है। कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं, नहीं तो मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर है। जनवरी में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, फरवरी में एक दो बच्चे का करवा देंगे, और फिर क्वेश्चंस यही डेली करना है। ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो ये फिर गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कॉन्टिन्यूस दो दो क्लास आपके लिए अरेंज कर रही हूँ। थर्ड वाले पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ, अभी उनके लिए एक भी क्लास भी नहीं दे रही हूँ। परेशान किए हुए हैं, लेकिन नहीं, मुझे पहले आप पे फोकस करना है, क्योंकि उनको एक बार आइडिया हो चुका है क्या करना है, कैसे करना है, वो महारत हासिल कर लिए हैं। लेकिन आपके अभी कुछ भी नहीं हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता, इसलिए वहाँ पे फोकस अटेंशन के साथ करेंगे। दो दो क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अभी उनके पास बहुत समय है, अभी उनके लिए वक्त निकाल लेंगे बाद में, लेकिन पहले आपका आधे से ज़्यादा करवा दे तब उन पे जाएंगे। तो जब मैं आपके लिए इतनी प्रायोरिटी के साथ कार्य कर रही हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि बिना कहे क्लास को लाइक करें, सबको लाइक करने के लिए भी कहें, क्योंकि मैं पढ़ाने में रहती हूँ, तो कम से कम आप इस चीज़ को करते रहें। और कॉलेज जा रहे हैं, टीचिंग पे जा रहे हैं, कई लोग मिल रहे हैं, तो जितना हो सके इस चैनल के बारे में, शानी क्लासेस के बारे में सबको बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, पढ़ना अपना है, सब बच्चे दूसरा भी आके पढ़ लेगा तो क्या ही प्रॉब्लम है, उसको भी जानकारी हो जाएगी। नंबर आपकी मेहनत पर डिपेंड है कि आप कैसा करके लेते हो, ठीक है। कोई अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। तो इससे साथ रहेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और फिर मैं नई एकदम डेली की सुबह के साथ तरोताज़ा होकर आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करूंगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। जब भी टाइम मिलता है हम आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं, जो भी प्रश्न जिसके जेन्युइन रहते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो मैथ में है ये है 7th चैप्टर। यहाँ 8th इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इस किताब में ये मेरे पास जो बुक है, साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ से मैंने आज लिया हुआ है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ग्राफ वगैरह है, इसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। ये तीनों ग्राफ को मैं कॉपी में लिखूँ, हाथ में थोड़ा दिक्कत है इसलिए नहीं लिखा। पेजेस की जो है बुक से ही क्लिक कर लिया, क्योंकि इसी में पढ़ाना है, बता देंगे, कुछ लिखने लायक नहीं है। जो चीज़ लिखने लायक होती है वो हम लिखते हैं, करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसका जो पहला चैप्टर है वो पूरे थ्योरी व्योरी दिया है, उसमें किसी काम का नहीं था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ के आपको दूसरे चैप्टर से पढ़ाना शुरू किया। तो नंबरिंग 1 से की, इसीलिए मेरा 7th पढ़ रहा है, इनका 8th पढ़ रहा है, ठीक है। जिनके पास साहित्य की बुक होगी वो खुद देख सकते हैं। ऐसा सेम उसमें हिंदी की थ्योरी है, आता नहीं। ये चैप्टर जो है ना, इससे 2 नंबर का प्रश्न बनता है, ये फ्री का मिलेगा। ये नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का ना, फ्री है। मैं चाहती हूँ कि 2 आ जाएगा इससे क्वेश्चन ना, तो 4 नंबर फ्री के मिल जाएं, क्योंकि बहुत आसान होता है, छोटे बच्चों को भी आता है। बस हमें तब दिया रहता है, हमको कुछ थोड़ा बड़ा गुणा घटाना करके हमको बस संख्या बतानी रहती है। और ये आज कई सालों से बार बार आ रहा है, तो इस बार भी कर। और पता है, ये 1 नंबर वाले में आता ही नहीं है। ये 1 नंबर के किसी भी पेपर में नहीं आता, हमेशा जब भी आता है, हर बार आ रहा है, तो ये 2 नंबर वाले में। तो 2 नंबर तो फ्री के मिल ही जाएंगे। जिनको मैथ नहीं आती वो भी थोड़ा दिमाग लगाएं कि 12 नंबर पासिंग है। आप 13 का टारगेट लेके चलो, ताकि 1 नंबर ज़्यादा ही रहे। 13 नंबर पासिंग मांग के चलो, 12 नहीं, 13 मांग के टारगेट करोगे तो कम से कम आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वो भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं पूरी किताबों में जो आसान है, तो उन पे तो कमांड कर लो कम से कम। तो इसमें से एक चैप्टर ये भी है। चलो आपको एक एक चीज़ बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखना, बुक के पेजेस है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। आपके पास जो बुक है उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो टॉपिक क्या दिया है, अवर्गीकृत आंकड़ों का अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, तो कभी इसकी परिभाषा वगैरह तो मैथ में पूछती नहीं, डायरेक्ट प्रश्न पूछता, लेकिन पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में व्यक्ति को विभिन्न स्रोत जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, सूचनाएं, तंत्र के विविध माध्यम, दूरदर्शन, रेडियो आदि के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। हाँ, हमको अलग अलग सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इन सूचनाओं का संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे जीवन के जो क्षेत्र हैं डेली के, उनसे रिलेटेड होती हैं। इन सूचनाओं में तथ्य संख्यात्मक रूप में एकत्र की, इनमें सूचनाएं जो होती हैं ना, वो संख्या के रूप में होती हैं, जिसको हम आंकड़े कहते हैं। आंकड़े क्या होते हैं, सूचनाओं का एक ऐसा रूप होता है जो संख्यात्मक रूप से एकत्र किया जाता है, उसको हम आंकड़े कहते हैं, ठीक है। डाटा जिसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में।
आंकड़ों का संग्रह, आलेखन, प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष निकालना ही हमारी सहायता करता है। मान लीजिए कि आपकी क्लास में अगर 14 बच्चे हैं तो गणित में 50 पूर्णांक में प्राप्त वो इतना पाए हुए हैं, इतने इतने नंबर से पा के पास हुए हैं, ठीक है। तो ये सब एक डाटा है जो दिया गया है। फिर इन्हीं के बेस पे कितने प्रशिक्षु पास हुए, कितने फेल हुए, कितने प्रशिक्षु 30 नंबर से अधिक नंबर पाए, तो ये सब जब आप एक लिस्ट बनाओगे तभी तो बता पाओगे ना। बिना बिना लिस्ट बनाए तो आप ये सब बता नहीं सकते। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। आप ये पढ़ लेते हैं कि आंकड़ों को देखकर हमें इनसे सीधे कोई निष्कर्ष आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे अव्यवस्थित जब होते हैं तो उनको अपरिष्कृत या अवर्गीकृत कहते हैं। ध्यान रखना, जब डाटा में ढेर सारा दे दिया गया, ठीक है, खूब सारी फाइल्स दे दी गई और वो एक अरेंज वे में नहीं है कि ये वाली क्लास 3rd की, ये वाली क्लास 4th की, या सब उसी मिक्स है, तब जब ऐसे डाटा की लिस्ट हमको कभी दी जाती है तो वो अपरिष्कृत या अवर्गीकृत डाटा होता है। तो ये जानते रहिए कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत डाटा किसको कहते हैं। अब आइए बात करते हैं, टॉपिक है चित्रों द्वारा आलेखन। चित्र के रूप में आपको समझ के निरूपण करना है। यहाँ पर इसके बारे में क्या है ये समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर है, सांख्यिकीय आंकड़े विशाल जटिल होते हैं, हाँ, जिनमें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता है। आंकड़ों का प्रदर्शन वर्गीकरण और सारणी, मतलब वही कॉलम बनाकर व्यवस्थित किया जा सकता है, किंतु इन रीतियों से आंकड़े विशेषताओं को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में है कि नहीं किया जा सकता है, इसलिए आंकड़ों को चित्र और आलेखन के रूप में हम व्यक्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति आंकड़ों को चित्र की सहायता से उसको, मतलब जब आप डाटा संख्या के रूप में लिखा होगा तो उसको समझना काफ़ी टफ हो जाता है। अगर उसी जगह पे एक 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 संख्या, दो संख्या की जगह एक सेब, दो सेब रखा हो तो वो ज़्यादा समझने में आएगा। तो वहाँ पर यही चीज़ है कि समझना आसान हो जाता है। आंकड़ों को रोचक, आंकड़े जो है, डाटा जो हैं, जो संख्याएं, सूचनाएं हैं, उनको रोचक बनाने के लिए, उनको आकर्षक बनाने के लिए, उनको समझने लायक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम चित्र आलेखन का यूज़ करके उसको दर्शाते हैं। अब आओ दिखाते हैं वो है क्या, वो क्या क्या चीज़ें थी, इनसे कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा। प्रश्न पे डाय देखो, जैसे उदाहरण में है, एक दुकानदार, कोई एक शॉपकीपर है, उसके पास विभिन्न दिनों के बचे चश्मे की संख्या है। तो सोमवार को, मतलब उसके पास अगर मान लीजिए कि 10 चश्मा रहता है तो उसके पास यहाँ पर 7 चश्मा उसमें बेच दिया, सॉरी 10 चश्मा लेकर आया था, 6 चश्मा उसने बेच दिया, तो कितना चश्मा उसके पास बचा, 4 बचा। तो उसने क्या किया कि 4 संख्या लिखने के बजाय 4 चश्मे का चित्र बना दिया। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और जो है समझ में भी आ रहा है, डाटा आसानी से समझ ले रहा है कि सोमवार को उसके पास कितना चश्मा बेचे गए हैं, सॉरी दिनों में बेचे गए हैं। चलो बेच मतलब कितना सेल किया, तो कोई शॉपकीपर है, सोमवार को उसने 4 चश्मा मतलब सेल किया, तो 4 लिखने के बजाय 4 चश्मे का चित्र बनाया। सोमवार को उसने 3 3 6 6 बेच दिया। बुधवार को उसने 3 3 6 6 2 8 8 बेच दिया। गुरुवार को उसने 3 3 6 3 9 और एक 10 बेच दिया। शुक्रवार को उसने फिर 3 बेचा। शनिवार को उसने 3 3 6 और 6 2 8, फिर उसने 8 बेचा। तो ये पूरे हफ्ते के भर में उस चश्मे वाले ने कितना चश्मा बेचा, उसकी ये संख्या ऐसे लिखने के बजाय उसने पर्टिकुलर कॉलम में क्या किया, चश्मे को बना दिया। तो गिनने में भी अच्छा लगा, आकर्षक भी लगा और याद कर लिया। अब देखो इससे प्रश्न कैसे बना कि किस दिन बेचे गए चश्मे की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप शायद देख रहे हो कि गुरुवार को सबसे ज़्यादा चश्मा बेचा गया है। गुरुवार को कितने चश्मे बेचे गए हैं, तो यहाँ पर 3 3 6 3 9 1 10, गुरुवार को 10 चश्मे बेचे गए हैं, तो 10 इसका आंसर होगा। किस दिन सबसे कम बिक्री हुई है, तो वो शुक्रवार को, क्योंकि उस दिन 3 बेचा गया। यदि चश्मे की कीमत 100 रुपये है तो मंगलवार को कितने चश्मे बेचे, मंगलवार को कितना बेचा गया है देख लो। तो मंगलवार को आप देख रहे हो कि 3 3 6 बेचा। अगर एक चश्मा 100 रुपये का है तो 6 चश्मा 600 रुपये का होगा। तो कितने रुपए का मंगलवार को बेचा गया, तो 600 रुपये का 6 चश्मा बेचा गया। तो ऐसे आपको देखो, ये आसानी से इंसान को समझ में भी आ जाता है, किसी भी इंसान को। और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए रहते हैं, इसी तरीके के प्रश्न आपको आएंगे जो लिखना होगा। तो क्या कोई प्रॉब्लम लग रही है? अगर इस तरीके का एक प्रश्न, आपको एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, हर बार आता है, तो अब नहीं कर लोगे, बहुत आसान है फ्रेंड्स, छोटे बच्चों की कटबैठी टाइप का है एकदम, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, कुछ बातें इनके बारे में देख लेते हैं, क्या है जो दिया है सब देखेंगे। आंकड़ों चित्रों के कुछ लाभ हानि है, इनका मतलब ये जो डाटा वगैरह होता है इसका प्रॉफिट क्या होता है। तो आंकड़ों को आकर्षक और प्रभाव युक्त बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इससे आंकड़े अच्छे लगते हैं। आंकड़ों को सरल और रोचक बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हुए जो चित्र बनाया जा रहा है, ठीक है। स्पष्ट सूचना में सक्षम हो, जब चश्मे वगैरह हो जाएगा, गलती में हो सकता है कि कभी हो सकता है कि 3 ही किया हो, गलत कर दे। इससे अच्छा है कि वो चश्मा जब बनाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, या सेब रखेंगे या फूल रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो
क्लियर ही सब है। इसको हम इसलिए बना, समय की बचत भी होती है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता हमें ज़्यादा नहीं लगती है इसमें, चित्र ही तो बनाना रहता है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी उपयोगी होता है, वो दिखता रहता है बड़ा बड़ा कि इसमें 3 बेचा गया है, आज 8 बेचा गया है, तो 5 3 8, ये ऐसे 5 का डिफरेंस है, तो ऐसे ऐसे मतलब आप देख सकते। देखो फ्रेंड्स, ये सारी बातें ना कभी लिखने को नहीं आएगी, नहीं कोई इन सबको पढ़ने की ज़रूरत है, बस आप जानते रहो, बुक में दिया है, हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जो प्रश्न आया था वही इंपॉर्टेंट था, वही आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। दोष वगैरह इसमें जो दे दिया है, कम महत्व है, ये है, ब्ला ब्ला, कुछ नहीं, फलाना ढिमकाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आने वाला नहीं, ना कोई पूछने वाला। आप पहले ये वाले पॉइंट को थोड़ा समझो मेरे साथ, यहाँ पर को समझना है, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों को अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। ये होता क्या है कि किसी संग्रहकर्ता के द्वारा प्रारंभ में संग्रह किए गए आंकड़े क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसको हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े, यानी कि ग्रुप डाटा इंग्लिश में। वह अवर्गीकृत आंकड़े जब किसी उद्देश्य से परिष्कृत या व्यवस्थित कर दिए जाते हैं, उनको क्लासिफाइड डाटा कहते हैं। मतलब ये 2 पॉइंट जो यहाँ पर अवर्गीकृत और वर्गीकृत दिया, ये समझो, जब सारा सामान आपको एकदम बंडल के रूप में दे देगा और आपको कुछ नहीं पता है और तो छांटना, आपको छांट के जब क्रम में करना होगा, तब वो अवर्गीकृत रहेगा, मतलब अनअरेंज रहेगा। अरेंज समझ रहे हो ना आप लोग, एक क्रम में हो। अनअरेंज मतलब जो अरेंज में ना हो, श्रृंखला में ना हो, क्रमबद्ध में ना हो फ्रेंड्स। तो अवर्गीकृत ये होता है। वर्गीकृत वो होता है जो एक क्रम में हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक क्रम में संख्या है ना। अब 1 9 8 5 2 12 13 15, ये कोई क्रम में संख्या है नहीं। तो वही है कि जो चीज़ें क्रम में दी रहती हैं, एक सीक्वेंस में दी रहती हैं, वो वर्गीकृत होती हैं। जो क्रम में हमें नहीं दी रहती हैं, हमें पूरे एक बंडल के रूप में दी गई हैं, हमको उसमें से छांटना रहता है, फिर अरेंज करना रहता है, तो वो अवर्गीकृत होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के चलो। अब आओ मेन टॉपिक पे, जो है पिक्टोग्राफ। इस पे प्रश्न बनेगा जो कि आपके चैप्टर के नेम पे था। अब इनमें चलते हैं, तब आप समझ पाओगे क्या है। देखो, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ के द्वारा निरूपण करने के लिए विभिन्न विवरण वगैरह दिए गए हैं। इसमें हमें दिनों के नाम एक कॉलम में मिलते हैं, कभी प्रतिदिन स्कूल में जाने वाले, पैदल जाने वाले, साइकिल से जाने वाले, स्कूल बस रिक्शा रेलगाड़ी से जाने वाले बच्चों की लिस्ट मिलती है। कोई बड़ी आयताकार आकृति वगैरह बनी रहती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इनमें कुछ गिनना उनना रहता है। कभी कभी पौधे वगैरह भी, एक लाइन में इतने पौधे लगे हैं, दूसरे में इतने लगे हैं, तो टोटल किस में लगे हैं, कितना किस में ज़्यादा लगा है, ऐसा प्रश्न आपको इन पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि पिक्चर बनी होती है एक प्रकार से। पिक्टो का मतलब यहाँ पर पिक जो छोटा सा दिया हुआ है, उसको आप देखोगे तो ये बात, आप ये पिक देखो, पिक PIC, तो ये पिक से मतलब वो छोटे छोटे चित्रों को बनाकर इसको अरेंज किया जाता है। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न दिखाऊंगी, ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण पे आओ। एक अलमारी में 5 खाने, कोई एक अलमारी है, अलमीरा है, उसमें 5 खाने बने हुए हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तक की एक पंक्ति के रूप में मतलब बुक्स रखी हुई है। अब इस जानकारी को आपको सही तरीके से देखना है। तो देखो, ये पुस्तक बनी हुई है और ये एक पुस्तक है। पहली पंक्ति में कितनी पुस्तक रखी है, 4। दूसरी पंक्ति में कितनी रखी है, 5। तो ये यहाँ पर 2 है, पीछे और होगी, आगे आ जाओ। तीसरी पंक्ति में कितनी रखी है, 2। चौथी पंक्ति में 3 3 6 और 6 2 8, और पांचवी में कितनी रखी है, 3। ये किताब में रख के, मतलब किताबें हैं जो अलमारी की 5 सेल्फ बनी हुई है उनमें रखी हुई है। अब ये जो फिगर बना है ना, एक किताब का, ये सब पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब इस पे प्रश्न बन रहा है। अब इनमें प्रश्न क्या बन रहा है जिसका आपको उत्तर लिखना है, वो है कि किस पंक्ति में पुस्तक की संख्या सबसे अधिक है, किस में सबसे कम है, और किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं। तो भैया फ्रेंड्स, इतना इजी प्रश्न शायद ही आपके पेपर में 2 नंबर आपको दिलाएगा, और कोई गलती करके नहीं आना, छोड़ के तो कोई पेपर मत आना, और ऐसे प्रश्नों को छोड़कर मत आना। अब कितना आसान है। तो किस पंक्ति में सबसे ज़्यादा है, तो ये चौथी वाली में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए उत्तर में आप लिखेंगे कि पंक्ति 4 में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, बस इतना लिखना है। उसके बाद किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, तो शायद जो है तीसरी पंक्ति जिसमें 2 था उतनी थी। और कोई ऐसी पंक्ति है जिसमें 3 3 रखी है, तो हाँ, 5वीं और तीसरी पंक्ति ऐसी है जिसमें 3 3 किताबें रखी, बस खत्म। डाटा भी अरेंज था, अच्छा भी लगा देखने में, और उत्तर भी झटा एकदम फटाफट निकल गया। क्यों, सही है ना, मजा आ रहा है, समझ रहे हो ना। चलो, आप लोग तेज हैं, बहादुर हैं, कर लेंगे, बहुत आसान है। दी गई सारणी में विभिन्न खेल में रुचि रखने वाले विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक, खेल है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, ठीक है। चेस, वही मतलब 20 बच्चे चेस के हैं, 80 बच्चे कबड्डी के हैं, 100 क्रिकेट के, 140 हॉकी के, और 200 फुटबॉल के हैं। अब इसको आपको देखो, आंकड़ों को चित्ररेखा के रूप में प्रदर्शित करना। देखो फ्रेंड्स, एक बात और समझना, इसीलिए मैंने लिया इसको।
अभी इसके पहले का जो प्रश्न था ना, उसमें ये जो पिक्टोग्राफ था बुक का, ये पूरा बना कर दिया था और प्रश्न दिया, सिर्फ आपको उत्तर लिखना था। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा दे देगा ग्राफ छोटा सा, और चित्र खुद आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये लिख दिया कि संकेत के रूप में आपको ऐसे एक हिंट दे दिया है कि यहाँ पर ये जितने विद्यार्थी हैं ये 200 बच्चे हैं। अब एक बच्चे मतलब अगर आप इस तरह एक इमोजी बना लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ 20 शिक्षार्थी। अगर यानी कि आप ऐसे 2 इमोजी बना देते हो तो कितने हो गए, 40 हो गए। अब 200 को आप ऐसे बांट दो 20-20 करके, तो जो जिसमें बने। मेरा क्या मतलब समझाना है ये कि ऐसा टेबल दी रहेगी, आपको कभी कभी चित्र बनाना होगा, कभी कभी वो पिक्टोग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, कभी वो ड्रॉ करके देंगे, कभी आपको ड्रॉ करना होगा। तो आपको ये डाटा दे दिया है, अब आपको ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले फुटबॉल में 200 हैं, तो 200 हैं। अब कैसे करोगे आप, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो रहा है। 10 20 से करोगे तो 20 दहम्मा कितना होगा, 200 होगा। देखो 20 20 40 20 60 20 80 20 100 120 140 160 180 200। ये 200 थे क्योंकि इसमें एक इमोजी जो बनी हुई है, इस इमोजी का मतलब है कि 20 लड़के, 20 शिक्षार्थी, 20 स्टूडेंट। तब 200 हैं तो कितने इमोजी बनेंगे, आराम से 10 बार बना दो। तो फुटबॉल खेलने के लिए 10 बने, 10 लिख दो। हॉकी खेलने के लिए 140 हैं, 140 है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से आपको ध्यान रखना होगा कितने बने, 1 2 3 और ये 4। आप ऐसे करो ना, नहीं आ रहा है ना तो 140 को 2 से काट दो, नहीं कर जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो काट दोगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 70 आएगा। 70 का मतलब आप समझ रहे हो 7 इमोजी बनाना है। अब 7 इमोजी बना तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 100, तो 100 का भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 5 इमोजी बना दो। 100 को 2 से काट दो फ्रेंड्स, अगर नहीं आ रहा है तो। 2 पंचे 10 होता है ना, 50 बनेगा, 50 का मतलब 5 इमोजी, 1 2 3 4 5, 5 इमोजी। कबड्डी के लिए 80 है तो 4 इमोजी बनेंगे, और शतरंज के लिए 20 बच्चे हैं तो 1 इमोजी बनेगा। तो ये डाटा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हल लिखा हुआ है, ऊपर आपको थोड़ा सा दिया था, पिक्टोग्राफ आपको क्रिएट करना पड़ा। तो आप समझ पाए कि हो सकता है कि आपको कभी कभी ये पिक्टोग्राफ दे दे तो ये पूछ ले, ऊपर क्या किया था, ये बना कर दिया था, ये ऊपर वाला पूछ लिया था। दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया कि ये डाटा दे दिया और पिक्टोग्राफ बनाने को दे दिया। तो रिवर्सिबल करके ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा। आगे चलो, नेक्स्ट देखो तीसरा, एक सप्ताह वीक में 100 शिक्षार्थी वाली कक्षा में उपस्थित रहने की संख्या का मतलब चार्ट दिया है। मतलब एक हफ्ते में जो 100 बच्चे क्लास में है उसमें कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा है वो बातें। एक इमोजी का मतलब 10 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर है कि सोमवार को कितने लोग आए थे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आए थे। 10 का मतलब 100, सोमवार को 100 आए थे पूरे। एक का मतलब 10 है तो 10 बना है तो 100 ही तो होगा। तो 100 विद्यार्थी उस क्लास में है तो सोमवार को सबके सब प्रेजेंट थे। मंगलवार को कितने आए, तो 1 2 3 4 5 6 7। मंगलवार को मतलब कितने आ गए हैं, 70 आए हैं, क्योंकि एक का मतलब अगर 10 है तो 7 है तो 70 हो गए। सोमवार को कितने आए, बुधवार को कितने आए हैं, तो 3 2 5, 50 बच्चे आए हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार को 3 3 6, 60 बच्चे आए हैं। शुक्रवार को 3 3 6 6 2 8, 80 बच्चे आए हैं। और शनिवार को सिर्फ 30 बच्चे आए हैं। तो आपको ये पिक्टोग्राफ बनाकर पेपर में दिया रहेगा। अब इसका प्रश्न आपको करना है। प्रश्न क्या दिया है कि मंगलवार को कितने प्रेजेंट थे। तो फ्रेंड्स मंगलवार को देख लो कितने प्रेजेंट थे, तो आप देखिए कि मंगलवार को 3 3 6 7, 70 आए थे। तो मंगलवार को 70 बच्चे आए थे, तो आप लिख दो। देखो उत्तर में लिखा है कि मंगलवार को 70 प्रेजेंट थे। किस दिन पूर्ण उपस्थिति, किस दिन 100 बच्चे आए थे, तो सोमवार को 100 बच्चे आए थे। देखो एकदम पहले वाला जो था उसमें 10 इमोजी बना था ना, तो 100 बच्चे उस दिन आए थे। किस दिन सबसे कम आए थे, तो शनिवार को सबसे कम आए, 30 ही बच्चे आए हैं, तो शनिवार को सबसे कम आए थे। चौथा प्रश्न है, शुक्रवार को कितने आए थे, तो शुक्रवार गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। शुक्रवार को 80 बच्चे आए थे, तो आप लिख दो कि शुक्रवार को 80 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो ऐसे ही प्रश्न आएगा। अब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, जो भी था पूरा बताया आसान शब्दों में, ठीक है। आगे आ जाओ और देख लो जो भी है। ये चौथा प्रश्न इसी तरीके से देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये तो बता। देखो समझ में आएगा फ्रेंड्स, एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार में देख लो, वीडियो पड़ा हुआ है, काहे परेशान हो। चलो फटाफट लाइक करके आओ, पहले जाओ सभी लोग, चलो डू इट फास्ट एवरीवन।
आइए आप चलिए फोर्थ देखिए यहाँ पर क्या है। ये आपको दिया गया है विभिन्न वर्ष के एक विद्यालय में शिक्षार्थी की कुल संख्या। ठीक है, तो एक 2013 का साल था, 400 बच्चे थे स्कूल में, 14 में 500 हुए, 15 में 700, अरे वाह बढ़ते ही गया, अच्छा घट गए, 16 में 600 हो गया, 17 में 800 हो गए, अंततः बढ़ ही गए। अब कह रहा है कि एक इमोजी यहाँ पर 100 के बराबर शिक्षार्थी को लेकर चित्र आरेख बनाए। अब फिर डाटा आपको दे दिया पिक्टोग्राफ बनाने को कहा। देखो फ्रेंड्स बहुत आसान है। ठीक है, दिया है 2013 में कुल कितने शिक्षार्थी के संकेत बनाओ और 2016 में कितने थे वो बनाओ, मतलब बताया है कि किसका बनाना है आपको। अब आओ कुछ नहीं करना है, जिसका हमको कहा है हम वही का बनाएंगे। 2013 का बोल रहा है तो हम 13 में कितने हैं देख लेते हैं। तो 13 में कितना है, 4 है, 400 हुए थे तो एक इमोजी 100 के बराबर, तो 4 इमोजी बना दो, 400 हो गया। 2014 में कितने इमोजी बने हुए हैं, कितना था, 2014 में 500 था, तो फ्रेंड्स 500 बना दो, जैसा कहा गया वैसा बना दो। ठीक है, ठीक है, ये तो अब समझ रहे हो ना कि बस बना के लिख दो। तो 2014 में कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी, 4 शिक्षार्थी निरूपित थे, मतलब 400 थे। 16 में 6 थे, 600 थे, तो वही आपको रिप्रेजेंट करके बनाना है जैसा कि आप देख रहे हो। अब इसी तरीके से और भी है, कई सारे दिए हैं आपको समझने होंगे, करने होंगे। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ की जो कहानी थी वो ओवर हो गई। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इस चैप्टर में कुछ है नहीं तो बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आ जाओ बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, दंड आरेख के समान चौड़ी और क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसे खड़ी खड़ी कई अलग अलग तरीके की यहाँ पर आकृति बनाई जाती है डाटा के रूप में। जैसे वहाँ पर चित्र बनाए जा रहे थे खेल के, किताब के, इमोजी के, तो यहाँ पर हमको जो है उसको बार ग्राफ एक आकृति के रूप में, चौड़ी चौड़ी आकृति के रूप में बनाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी तब आप समझोगे। देखो पहला उदाहरण, आप डायरेक्ट उदाहरण पर चलते हैं, कुछ समझना नहीं, क्वेश्चंस करोगे अपने आप आ जाएगा। कह रहा है कि दंड आरेख के द्वारा आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दिखाओ। ठीक, चलो ये यहाँ पर है 2014, 2015, 16, तो ये इधर आप शिक्षार्थी की संख्या लिख दो, इधर आप ईयर लिख दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितना मतलब सेंटीमीटर बढ़ा है उतने शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल दी गई होगी। अब उपयुक्त दंड आरेख में 2015 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी ये बताना है, 16 में कितनी, 17 में कितनी ये बताना है। और तो तीसरा पूछा है अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, सबसे ज़्यादा थी वो बताना है। तो आप देख रहे हो कि 2015 में जो शिक्षार्थियों की संख्या रही है वो 400 रही है। वो 2015 के डाटा पे आओ, क्योंकि इसका बार ग्राफ देखो 40 तक गया है, देख रहे हो 400 रही। 2014 में 30 रही, 2015 के 16 में जो है 600 रही, 2017 में जो है वो 500 रही। यही चीज़ पहले भी बांटी गई थी। अब आप देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, जो पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि 2015 में कितनी थी, तो 400 थी। फिर 2016 की संख्या 2017 की संख्या से कितनी अधिक थी, तो 2016 की संख्या कितनी है, 2016 की संख्या फ्रेंड्स 600 है, और 2017 की कितनी है, तो 500। तो 600 में है कितना, 100 ज़्यादा थी। 2016 में बच्चों की संख्या स्कूल में जो थी वो 100 ज़्यादा थी, 2017 आया तो 100 बच्चे छोड़कर चले गए। तो यही भी चीज़ यहाँ पर है कि 100 अधिक थी। फिर यहाँ पर है अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष थी, तो 2016 में थी, क्योंकि 600 बच्चे सबसे ज़्यादा उसी साल थे। तो यही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पर ये दंड आरेख बन रहा है, ये चौड़ी चौड़ी आकृति के रूप में। तो यानी कि जब बार ग्राफ की बात बोले तो ऐसे बनता है, पिक्टोग्राफ की बोले तो वहाँ पर छोटे छोटे इमोजी, चित्र, समथिंग समथिंग बनता है। समझ रहे हो ना। आओ दूसरा देखो, किसी विद्यालय में वर्ष 2013 से 17 तक के वर्षवार के प्रवेश का लगभग एक रेशियो बताया गया। इसको भी आपको ये डाटा दे दिया है, इसमें रिप्रेजेंट करना। ऊपर क्या किया गया था कि ये पूरा बनाकर दिया था, आपको बताना था। 2013 में 20 बच्चे लिए, 14 में 30, 15 में 35, 16 में 40 और 17 में 45। रिप्रेजेंट कर दो, बहुत सिंपल है। एक तरफ प्रवेश का रेट लिख दो, ईयर लिख दो इधर। तो 2013 में कितने आए थे, ये थोड़ा सा नीचे करते हैं तब दिखेगा। देखो एक सेकंड रुक जाओ तो बताएं। अब दिख रहा है ना दोनों। देखो 2013 में 20 बच्चे आए थे, तो 2013 का रेशियो 20 तक बना दो। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो प्रवेश दर सबसे हाईएस्ट देखो 45 है, तो 45 है तो 50 तक 5 5 का बनाया, 10 10 का बनाया गया। देखो 10, 20, 30, 40 जो यहाँ पर दिया रहता है उसी क्रम में, जो सबसे ज़्यादा बनाया था उसके 5 हम ज़्यादा लेते हैं। तो 45 से 5 ज़्यादा लिया गया है। तो आप सोचो कैसे बनाओगे, ये सब आना चाहिए फ्रेंड्स। अब 2013 में 20 था, 2014 में 30 हुआ, 2015 में 35 हुआ तो आधा ले लेंगे, 2016 में 40 था तो पूरा ले लिए, 2017 में 45 था तो आधा ले लिए। अब यही चीज़ रिप्रेजेंट कर दी है, बस जो ऊपर दिया गया था हमने उसको चित्र के रूप में, मतलब दंड आरेख के रूप में दिखा दिया। कोई दिक्कत लग रही है बताओ।
कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अब आ जाओ और दिखा देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा, हम पढ़ के बता रहे हैं क्या लिखा है। दंड आरेख में नीचे दिए गए हैं प्रश्न, उसको आपको देखना है। दंड चित्रों में क्या सूचना प्राप्त हो रही है? पहला, कितने परिवार में केवल एक बच्चा है, ये बताना है। दो बच्चों में वाले कितने परिवार हैं? तीन से कम बच्चे किस परिवार में? इसे बच्चों की संख्या 3, 4, 5 परिवार बताए गए, उनमें बच्चों की संख्या को आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पर आपको परिवार की संख्या और यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या दोनों दी हुई है, आप देख रहे हो। अब आप देख लो, ये फिगर आपको बनाकर दिया हुआ है। अब इसमें क्या कैसे वो समझना है, मैं इसको थोड़ा छोटा करें ताकि समझ में आए। देखो, पहला यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हुई। उत्तर आप देखें, दंड चित्रों से परिवार और उनके बच्चे की संख्या पता चल रही है। हाँ, कितने परिवार में केवल एक बच्चा है? तो 50 परिवारों में केवल एक बच्चा है। आप यहाँ पर क्लियर देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये 50 परिवार बना है और इसमें बच्चों की संख्या जो है 50 परिवार ऐसे हैं जिनका एक ही बच्चा है। कुछ समझ में आया? दूसरा देख लो फिर, दो 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 बच्चों वाले परिवार कितने, ऐसा कितना परिवार जिसमें दो बच्चे हैं? तो दो का संख्या देखो कितना है, ये बच्चों की संख्या है। और 90 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर दो बच्चे हैं। आगे बढ़ जाओ, अजीब सा प्रश्न है, कितने परिवार में 3 से कम बच्चे, कितना परिवार जिसमें 3 से कम बच्चे हैं? उत्तर में आप लिखेंगे कि दो बच्चे वाले 90 परिवार, 140 परिवार में 3 बच्चों से कम की संख्या, क्योंकि इनको आप जोड़ दो ना, 90 ये है, ठीक है, 50 ये हो रहा है, 3 से कम संख्या इन लोगों में तो है, तो आराम से आपका निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्योंकि 5 4 9 होता है फ्रेंड, तो 140 ही तो हुआ। फिर उसके बाद पूछा है 3 से अधिक परिवार वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 50 है। सबसे अधिक परिवार वाला कितना है? तो 5 परिवार ऐसा है। तो ये एक दंड आरेख में दिया है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने आपको समझा के हर चीज बता दी। अब ये भी एक छोटा सा और प्रश्न आ रहा है, देख लो, जितना आ रहा है बता दे रहे हैं ताकि फंसो मत, देख लो मेरे साथ। 2012 से 16 के बीच में एक फैक्ट्री के द्वारा निर्मित स्कूटी की संख्या। 2012 में 800 स्कूटी बनी, 13 में 600, 14 में 900, 15 में 1100, 16 में 1200 स्कूटी बनी। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी बनी है? तो आप देख रहे हो कि 2016 में बनी, यही बता दे रहे। किस वर्ष न्यूनतम स्कूटी बनाई गई है? तो यहाँ पर 2012 में सबसे कम स्कूटी बनाई। अब इसको यहाँ पर ग्राफ में दिखा दो, स्कूटी की संख्या इधर रख दो, वर्ष इधर रख दो। तो 2012 में कितनी बनी थी? 800 बनी थी। तो यहाँ पर 1200 है, दो दो के हिसाब से इसको बांट दो और पूरा ये दंड आरेख बना दो। फ्रेंड्स, बहुत आसान है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप समझ रहे हैं और कर ले जाएंगे तो इससे अच्छा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है, फ्री के नंबर दिलाता है। तो दो टॉपिक बता दिया, एक पिक्टोग्राफ का बता दिया और एक दंड आरेख का। अब आ जाओ, एक बता देते हैं पाई चार्ट का। ये क्या है? देखो, यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही, समझोगे तो आसान से कर लोगे। चलो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये एक वृत्त आरेख में बनता है। सर्वप्रथम सुविधाजनक एक वृत्त खींचा जाता है, गोला। इस वृत्त को ऐसे सेक्टर में डिवाइड किया जाता है कि क्षेत्रफल निरूपित किया जाए, आंकड़ों को समानुपाती हो। चित्रखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बना कोण समानुपाती हो। वृत्त के केंद्र पर जो बना होता है कोण, उसको 360 डिग्री का होता है, ठीक। इसका एक सूत्र होता है, केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर 360 गुणे संगत बारंबारता और बारंबारताओं का योग। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान मत रखना, कोई काम का नहीं है, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तो कर लोगे। अब आओ मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले तो उदाहरण पढ़ो। फिरोजाबाद एक जिला है, ठीक, जहाँ पर 4 तहसील है, एक का तहसील, खा तहसील, गा तहसील और घा तहसील। जनसंख्या के हिसाब से का तहसील में 3.50 लाख है जनसंख्या, खा में 2.00 और गा में 2.50 और घा में 4.0 लाख मतलब है। अब इसको पाई चार्ट पे दिखाना है, कैसे बताओगे? चलो देखो, जनसंख्याओं को कैसे निकालोगे? तो बारंबारता का आपको सूत्र जो दिया गया था, ये यहाँ पर सूत्र दिया, यही सूत्र पे हम पूरी वैल्यू को पुट करेंगे। तो बारंबारताओं का योग निकालने के लिए जो जनसंख्या का रेशियो दिया है, इनको जोड़ देंगे। इनको जब जोड़ेंगे तब आपका आंसर बारंबारताओं का योग निकल के आएगा। फिर एक एक संगत बारंबारता को रख देंगे, जब आप इसको जोड़ोगे तो 12 लाख बनेगा, ठीक। अब आप क्या करो, जो सूत्र दिया था वो सूत्र रख दो, टेबल बनाओ, तहसील, जनसंख्या लाखों में और जनखंड का त्रिज्या बनानी है ना, त्रिज्या खंड का कोण बताना है कितना कोण, क्योंकि डेयर जब ऐसे एक सर्किल बनाओगे तो कोण बताओगे ना कि इतने में ये है, इतने में ये है, इतने में ये है, और ये 360 का बन रहा है। अब कुछ नहीं करना है, का तहसील में कितना था? 3.50 जनसंख्या, तो आप लिखो 360 संगत बारंबारता का मतलब ये जो मतलब पर्टिकुलर का है, तो 3.50 बटा 12, ये जो आपका ये आया था। कुछ नहीं करो, 12 से 3.50 में भाग दे दो, जो जितना आएगा उसको 360 से गुणा कर दोगे तो 105 डिग्री निकलेगा।
ऐसे दूसरा भी कर दो सेम, 360 गुणे 2.00 बटा 12 से इसको भाग दे दोगे, जो आंसर आएगा उसको 360 से गुणा कर दोगे, 60 डिग्री का है। बाकी के शेष भी ऐसे दोनों कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से, थोड़ा मैं छोटा कर रही हूँ ताकि बना दो। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 105, 60, 75 और 120, इसको पाई चार्ट में निरूपित कर दो। तो जो जितना ज़्यादा है, 150, 105 ज़्यादा बड़ा है ना, 120, 105, तो इसको अलग अलग देखो यहाँ पर लंबी लंबी लाइन करके बांट दिया गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, अब बांट के यहाँ पर ऐसे बना दो कि का खा ये है, या मत बनाओ, लिख दो, एक ही चीज़। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? ये आपका पूरा चैप्टर होता है ओवर। पाई का भी एक दो प्रश्न में भी बन सकता है। तीनों टॉपिक मैंने बताया आज की इस क्लास में, आपका एक पूरा चैप्टर मैंने ओवर कर दिया। अब मैथ की जब क्लास होगी तो सजाती विजाती करके एक नया चैप्टर है जिसमें प्रश्न ज़्यादा बनता है, इसका एक ही प्रश्न आएगा जो बता दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, समझ में आया? एक बारी में नहीं आया हो तो आओ दोबारा से देख लो, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, तीनों टॉपिक बता दिया, आराम से समझाया, प्रश्न भी ढेर सारा दिखाया, जिसका ज़्यादा प्रश्न आता है उसका एग्जाम्पल भी खूब था, सब मैंने दिखा दिया, अपनी तरफ से पूरा मैंने किया। अब जो भी दिक्कत होती है पूछिएगा, एक दो बार लगाइए, आराम से आपको आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जिनको लाइक नहीं किया अभी तक वो फ्रेंड ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे, फीडबैक बताइए क्लास कैसी लगी, समझ में आई, फ्री के टॉपिक वाच करवाए जो अच्छे से नंबर दिलाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। जिन भी बच्चों को नोट्स परचेज करनी हो वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करके मैथ पढ़ते रहिए, नोट्स परचेज कर लीजिए। बुक ना हो तो, अब लास्ट टाइम बुक मत खरीदिए, नोट्स वहाँ से लेके पढ़ लीजिए, पूरी खत्म कर लीजिए कोर्स, और मैथ यहाँ से लगाते रहिए। कुछ यूपी बोर्ड की किताब ले लीजिए, वहाँ से लगाइए, आपका काम हो जाएगा, आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेरे हाँ हाँ करने से नहीं होगा, लेकिन आप नहीं करेंगे तब तक नहीं काम बनेगा। तो बहुत अच्छे से मैथ को लगाइए। बाय बाय, टेक केयर।